हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों जेक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास यानी कि दोस्तों हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों का जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हम लोग NCERT का प्रश्न उत्तर देखेंगे, वो भी आपका जो है सरल भाषा अपने शब्दों में हम लोग देखेंगे। इसलिए तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को आप देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो आपका 5 नंबरी क्वेश्चन और आपका 3 नंबरी क्वेश्चन, ये दोनों में काम आएगा। तो हम लोग जो इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को देखिए। आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो यहाँ देखिए आपको संक्षेप में जो है लिखेगा है, संक्षेप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ जो है कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए आपका पहला पॉइंट जो दिया गया है, किस पे लिखना है, ज्यूसेppe मैत्सनी, क्या ज्यूसेppe मैत्सनी पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। दूसरा यानी कि ख आपका काउंट कैमिलो दे काबूर, इन पे आपको लिखना है। फिर ग तीसरा में आपको दिया गया है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। फिर घ दिया आपका फ्रैंकफर्ट संसद, और अंगा नंबर आपका दिया गया है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो इन 5 पॉइंटों पर जो है आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि ज्यूसेppe मैत्सनी का जो है ज्यूसेppe मैत्सनी पर टिप्पणी लिखे। तो ये आपका एक जो है 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह से जो है ख नंबर का जो दिया गया काउंट कैमिलो दे काबूर, तो ये दिया जाएगा काउंट कैमिलो दे काबूर पर जो है आपको टिप्पणी लिखे बोल दिया जाएगा। तो ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो है आपका 5 नंबर यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको सभी का जो है 5 पॉइंट दिया है, उसमें से सभी पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ज्यूसेppe मैत्सनी का टिप्पणी देखेंगे। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर है आप लोगों का क्या है, देखिए का ज्यूसेppe मैत्सनी, वह इटली का एक क्रांतिकारी था। ज्यूसेppe मैत्सनी जो था वो आपका इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म, किसका जन्म, ज्यूसेppe मैत्सनी का जन्म 1807 में कहाँ, जेनेवा में हुआ था। कहाँ तो जेनेवा में हुआ था। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन सकता है ज्यूसेppe मैत्सनी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आपका हो जाएगा 1807 में जन्म हुआ था, और कहाँ, जेनेवा में। आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करते चलिए। तो देखिए आगे कहता है कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था, और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। या तो कार्बोनरी का गुप्त संगठन बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। क्या तो देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों का स्थापना की। क्या तो 2 भूमिगत संगठनों का जो है स्थापना की। पहला था मोस्टई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समाज विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। क्या तो गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिक ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह से हम लोग ज्यूसेppe मैत्सनी का जो है टिप्पणी था वो देख लिए। ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है, आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए।
3 नंबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये एक टिप्पणी जो है, एक टिप्पणी आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ख, जो कि आपका काउंट कैमिलो दे काबुल पे आपको लिखना है क्या टिप्पणी। तो देखिए आपका क्या कहता है, काउंट कैमिलो दे काबुल इटली में मंत्री प्रमुख था, ये मंत्री प्रमुख था जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। क्या फ्रेंच बोलता था? अतः इटली के सम्राट विक्टर एमुनुएल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना। क्या तो सार्डिनिया और पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना कब? 1852 में। फिर आगे कहता है कि उसने यहाँ पर आर्थिक शैक्षिक कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। कब दोस्तों? यहाँ पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, काउंट कैमिलो दे काबुल का मृत्यु कब हो गई? तो आपका कब हो गई 6 जून 1861 ईस्वी में जो है काउंट कैमिलो दे काबुल का मृत्यु हो जाता है। आगे कहता है देखिए, फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 में इटली की संसद ने विक्टर एमुनुएल को इटली का सम्राट घोषित किया था तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई वाल को हरा पाने में कामयाब हुआ। इस तरह से हम लोग काउंट कैमिलो दे काबुल का भी टिप्पणी देख लिए। आगे देखिए, ग नंबर है यूनानी स्वतंत्र युद्ध। क्या तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो देखिए क्या है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। संघर्ष कब दोस्तों? 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरोध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। क्या तो सर्दी जुकाम से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो घ नंबर कहता है देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद। तो जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों के फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मनी नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सच ध्वजे जुलूस लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज, कौन सा राजा दोस्तों? प्रसा के कौन सा राजा? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को क्या ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उससे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में माध्यम वर्गों को प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रांतों के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं घ नंबर।
तो देखिए आगे है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो देखिए राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। इस तरह से हम लोग पांच क्वेश्चन का आंसर देखें, जो कि आपके क्वेश्चन 3 नंबर, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग इसलिए अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या कहता है देखिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो उत्तर देखिए क्या कदम उठाए थे क्रांतिकारियों ने? उत्तर, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकता था। क्या तो सामाजिक यानी कि सामूहिक पहचान की क्या भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। तो ये कदम जो है निम्नलिखित थे, अनेक थे। तो पहला क्या था देखिए, पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। तो एक पृथ्वीभूमि यानी कि मातृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचारों पर क्या दिया? जोर दिया, बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। तो एक संविधान के अंतर्गत जो है समान, सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए। आगे देखिए 2 नंबर का पॉइंट कहता है, एक फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिससे पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। तो एक फ्रांसीसी झंडा यानी कि जैसे हम लोग का अभी है तिरंगा झंडा, तो उसी प्रकार से जो है फ्रांस में एक झंडा चुना गया जिससे पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ली। तो पहले जो राष्ट्र ध्वज था उसके जगह में एक झंडा, इन लोगों ने नया झंडा चुना और उनके जगह पे जो है राष्ट्र ध्वज की जगह पे जो झंडा चुना गया वह ले ली। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अगला तीसरा पॉइंट है आपका, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो स्टेट जनरल का चुनाव जो सक्रिय था वो नागरिक यानी कि आम लोगों के समूह द्वारा यानी कि एक समूह संगठन के द्वारा जो है चुना गया और उनका नाम जो था, नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। आप लोग अच्छी तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग का हर बार पूछा जाता है। तो देखिए आपका अगला पॉइंट कहता है, नई यहाँ कुछ तो दुनिया होना चाहिए, कुछ तो दुनिया रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। तो शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ यानी कि शहीदों जो शहीद हो गए थे युद्ध में, जैसे कि अभी हम लोगों का बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन लोगों का गुणगान होता है, वैसे ही उन लोगों का जो शहीद हो गए थे उनका भी गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। चलिए अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए सम्मान कानून बनाया गया। तो एक सम्मान कानून बनाया गया, उन कानून में जो है कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सबके लिए सम्मान कानून यानी कि एक सम्मान कानून बनाया गया। आपके लिए भी वही कानून रहेगा और मेरे लिए भी वही कानून रहेगा। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, कानून सबके लिए एक होता है। तो वैसे ही एक कानून बनाया गया जो कि सबके लिए एक था। चलिए अगला आपका छठा पॉइंट कहता है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों वहाँ पे जो कर यानी कि कर शुल्क लिया गया था, टैक्स लिया जाता था, उसे जो है समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापतोल यानी कि जो नापतोल में जो उतार चढ़ाव था उससे सम्मान कर दिया गया, सभी जगह नापतोल एक ही समान होगा, तो उसे जो है लागू कर दिया गया। फिर ये आपका लास्ट पॉइंट कहता है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इस तरह से हम लोग 2 नंबर का भी प्रश्न देख लिए जो कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यह 5 नंबर में आपका पूछा जाएगा।
ये 3 नंबरी में भी पूछा जा सकता है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मरियान और जर्मनिया कौन थे? तो मरियान और जर्मनिया कौन थे? जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो उसका क्या महत्व था? आंसर देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मरियान और जर्मनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। कौन? तो मरियान और जर्मनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। देखिए, तो मरियान, देखिए यहाँ यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। मरियान क्या? तो लोकप्रिय ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तत्मय यानी कि तालमेल स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। तो अगला आपका जर्मनिया है। तो जर्मनिया में देखिए क्या कहता है, यह जर्मन राष्ट्र की एक नारी रूपक थी। क्या? तो नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलुत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है। क्योंकि जर्मनी में बलुत वीरता का प्रतीक है, उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर जो है उभरी एक नारी छवि थी। आप लोग अच्छी तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो जर्मन के जो है एकीकरण की प्रक्रिया को आपको संक्षेप में पता लगाना और लिखना है। तो उत्तर देखिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण देखते हैं हम लोग, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा आपका संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा पॉइंट है आपका, जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के माध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। चौथा पॉइंट आपका, उत्तरवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। पांचवा पॉइंट आपका, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। छठा पॉइंट आपका, प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उससे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। ये आपका अगला पॉइंट कहता है सत्वा। तो देखिए क्या कहता है, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो ओमन बिस्मार्क थे। दोस्तों, प्रशा के प्रधानमंत्री कौन? ओटो ओमन बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। क्या? तो नौकरशाही की मदद की। अगला है, इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध हुआ, जिनमें कि उन्हें क्या सफलता प्राप्त हुई। तो देखिए आपका अगला पॉइंट क्या है, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो आप लोग 10th, 11th और 12th का आप लोग जो है पॉइंट को देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो पोज करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे? तो हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। तो नेपोलियन के द्वारा जो सुधार किए गए थे उनका अनेक जो है सुधार है। तो पहला देखिए, हम लोग देखते हैं पहला क्या क्या सुधार है। प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया। जो उनमें धार्मिक व्यवस्था उसे नष्ट किया। दूसरा में आपका सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न
व नीच वर्ग के भेदभाव को खत्म किया। जो अमीर और गरीब का जो भेदभाव था उसे जो है खत्म किया। तीसरा पॉइंट है आपका 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा पॉइंट आपका सम्मान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। अगला है आपका देखिए डच गणतंत्र। स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासन विभाजनों को सरल बनाया। इस तरह से हम लोग पांचवा पॉइंट को देखें और ये आपका जो है छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट और 11वां पॉइंट। इसे आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं। फिर ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ है? तो उदारवादियों की जो है 1848 का क्रांति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो कौन सा जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो उत्तर देखिए उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार है। तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, फिर आपका सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। ये आपका मैंने गलती से 2 नंबर का क्वेश्चन बोला है। ये आपका जो है 5 नंबर का प्रश्न है। एक प्रश्न 5 नंबर का। तो देखिए आप लोग जो है आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, देखिए राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। आप लोग पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको तो पॉइंट वाइज लिखिएगा इस तरह से, तो आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। और आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा तो आप लोग का नंबर कटेगा। दूसरा पॉइंट आपका देखिए सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जन प्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। तीसरा पॉइंट है जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। चौथा पॉइंट आपका है उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। पांचवा पॉइंट है आपका महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की गई। अगला है आपका सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, पहला पॉइंट है आपका महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व और सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। महिलाओं को जो है पुरुषों का समान दर्जा दिया गया। दूसरा, कुलीन वर्ग को अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। अगला है आपका आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो देखिए पहला पॉइंट मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। दूसरा पॉइंट आपका भू दास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। तीसरा पॉइंट है आपका बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न को देखते हैं। अगला वीडियो में फिर आप लोगों के लिए आगे का प्रश्न जो है यहाँ से मैं आगे का प्रश्न अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले
नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।